सबसे छोटे बच्चे को उसकी एज क्या थी जिसको आपने लिवर प्रॉब्लम के साथ ट्रीट किया मैम? हम लोगों का जो एज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट जो हमारे हॉस्पिटल में करा है वो हम अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में। अभी फरीदाबाद के एक स्कूल में एक जो केस स्टडी हुई उनमें से हर 5वें बच्चे को फैटी लीवर है। हम देखते हैं जो सुगरी सीरियल्स खाते हैं और टिफिन में उसका बिस्किट्स जाते हैं, कभी कभी बच्चे को चिप्स भेजा जाता है एंड बच्चे इस हिसाब से जो चीज़ें इस तरीके का प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो अभी के समय पे इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। स्क्रीन टाइम, लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव सीन कि लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चे को खाना खिलाने के लिए। आई हैव आल्सो हर्ड मोबाइल दे दो तो ज्यादा खाना खा लेता है। दिस इज अ मॉडर्न डेज प्रॉब्लम, स्पेशली जो ये प्रॉब्लम्स आई है दैट इज आफ्टर अ कोविड। फैटी लीवर बच्चों में रिवर्स हो सकता है या नहीं? मोस्ट ऑफ द फैटी लीवर्स गेट रिवर्स इन स्पेशली इन चाइल्ड। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड विद शिवम। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आज का वीडियो आप बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की गट हेल्थ के बारे में, यानी कि पेट के हेल्थ के बारे में। आज जो बात आप सुनने वाले हैं उनमें से कई बातें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपके बच्चे के साथ भी हो रही हों, और चौंकाने वाली बात यह है कि आपको पता भी नहीं होगा। अभी फरीदाबाद के एक स्कूल में एक 5 से 10 साल के बच्चे के ऊपर जो केस स्टडी हुई उनमें से हर 5वें बच्चे को फैटी लीवर है और पेरेंट्स को इसके बारे में पता भी नहीं था। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस फील्ड की जानी मानी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर याजा हमारे साथ हैं। शी इज़ अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, यानी बच्चों के पेट की डॉक्टर, और उसमें भी मैम की स्पेशलिटी है लीवर और पेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में। स्वागत है मैम आज आपका। Thank you, Shivam, for such a nice introduction. I'm glad to be here to be part of your program and बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, ताकि इस प्रोग्राम के थ्रू I can give few knowledge to the parents regarding their child's gut health and the liver problems. थैंक यू मैम। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन जो है आपसे वो ये है कि सबसे छोटे बच्चे को उसकी एज क्या थी जिसको आपने लिवर प्रॉब्लम के साथ अपनी क्लिनिक में देखा या जिसको आपने ट्रीट किया मैम? इफ़ यू से अगर लिवर प्रॉब्लम तो हमने 1-1.5 साल तक के बच्चों में देखा हुआ है लिवर प्रॉब्लम के साथ। अगर आप कहोगे कि फैटी लिवर सिर्फ और सिर्फ के साथ जो देखा है वो हम इवन 4 इयर्स ऑफ एज में भी हमने फैटी लिवर के बच्चे देखा हुआ है। तो मैम, जो आप 1 ईयर की बात कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द बर्थ प्रॉब्लम हो रही है या बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, या किस लिए वो 1 साल के बच्चे को लीवर की प्रॉब्लम होना मैम चौंकाने वाला है? हाँ, जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पैदा होने से पहले से ही उसमें दिक्कत होने लगती है, एंड दोज प्रॉब्लम में भी ये नहीं है कि मदर को कुछ है तो ही बच्चों को लिवर में प्रॉब्लम आएगा। ये सारा इन्वायरमेंटल एंड द डाइट हैबिट एवरीथिंग जो कंबाइन इफेक्ट होती है, उस वजह से बच्चों में न्यूबॉर्न से ही प्रॉब्लम होती है। जो 1-1.5 साल के बच्चे होते होते उसमें लिवर पूरा ख़राब हो जाता है। एंड इन ऐसे बच्चों में अगर आप टाइमली डायग्नोस नहीं करते तो उसका लाइफ को बचाने के लिए ओनली जो ऑप्शन रह जाते हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट रहता है। तो क्या 1 साल के बच्चों में भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है मैम? येस, नॉट ओनली 1 ईयर। हम लोगों का जो एज ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट जो हमारे हॉस्पिटल में करा है वो हम अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में, इतने पे भी हमारे हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। जो बच्चे लिवर बोन के साथ साथ जो पैदा होता है और उसका लिवर ख़राब होता है, ओवर 3 to 4 मंथ्स में उसका लिवर पूरा ख़राब हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे जो बड़ों लोगों में लिवर की वजह से पेट फूल जाना, पूरा जॉन्डिस हो जाना, येलो हो जाना, एंड देन और इसके बाद खून जमना नहीं, जो खून की उल्टी होना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों में देख सकते हो। एंड बट उसका कारण कुछ और होता है। बड़ों में अल्कोहल की वजह से ज़्यादातर देखी जाती है या फिर फैटी लिवर की वजह से ज़्यादातर देखी जाती है। बच्चों में उसके कारण और कुछ होता है, जैसे कि जेनेटिक के कारण से या फिर बोन से ही जो कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनती है, उस वजह से ये देखी जाती है और उनमें हमें बहुत जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उनके लाइफ को बचाने के लिए। मैम, मैं कहीं पढ़ रहा था तो क्या जॉन्डिस की वजह से भी इस सिचुएशन में बच्चे आते हैं? हाँ जी, पेरेंट्स को हम जब जॉन्डिस के बारे में कहते हैं तो बहुत बार लोगों को ये पता होता है कि जॉन्डिस इनिशियल के 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जॉन्डिस नॉर्मल माना जाता है। जो भी न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होता है, बहुत सारे मदर्स पेरेंट्स को ये पता रहता है कि ये तो न्यूबॉर्न जॉन्डिस है, ये पैदा वाला जॉन्डिस है, दैट इज़ नॉर्मल। बट ऐसे जॉन्डिस जो लंबा खिंच जाता है, जैसे कि 3 हफ्ते से ज़्यादा होने लगता है हेल्दी बच्चों में,
और तो हमें उस चीज़ों को फ्लैग ऑफ करना चाहिए, हमें उस चीज़ों को देखना चाहिए कि ये किसी और चीज़ों से तो नहीं है या नॉर्मल जॉन्डिस है। क्योंकि अगर ये बच्चा को अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा जॉन्डिस होता है तो बहुत बार ये होती है कि इसमें कुछ कारण और होता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं होती है। तो हमें उस हिसाब से हमें तो अगर किसी बच्चे को 3 हफ्ते से ज़्यादा जॉन्डिस है तो उसे इमीडिएट किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक नॉर्मल जॉन्डिस नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। यस डेफिनेटली शुभम, आपने सही पकड़ा कि इस पे जो भी बच्चा, जैसे कि हम बताते हैं कि प्री टर्म में थोड़ा बहुत जो टाइम से पहले बच्चा पैदा हो जाता है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 हफ्ते तक जॉन्डिस का, लेकिन जो हेल्दी बच्चा माँ का दूध पी रहा है 2 हफ्ते के बाद भी उसको जॉन्डिस लगातार रह रहा है तो उसको डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। और कम से कम बेसिक उसके पास न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो कम से कम एक लिवर का टेस्ट करा के देखना चाहिए। बिल्कुल मैम, एक अब 8 साल के बच्चे की बात करते हैं तो एक 8 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से एक उसका दिन क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हेन ही स्टार्ट अ डे फ्रॉम अ ब्रेकफास्ट टू डिनर, एक वो क्या होना चाहिए एज एक्सपर्ट, व्हाट यू एडवाइस मैम? होना क्या चाहिए और जो होता है देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। होना तो बहुत चीज़ें होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अब हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेस एंड देन वर्किंग पेरेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, इसमें सबको जल्दी से सब इजी चीज़ें सब ढूंढते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा उठता है एंड देन दे हैव ए सीरियल्स, जो सुगरी सीरियल्स खाते हैं और टिफ़िन में उसका बिस्किट्स जाते हैं, टिफ़िन में उसका कभी कभी बच्चे को चिप्स भेजा जाता है, नूडल्स दिए जा रहे हैं। सो दोज आर द थिंग्स वी सी नॉर्मली एंड ये चीज़ें हर घर पे होती है एंड वो चीज़ें जो सही नहीं है एंड बच्चे इस हिसाब से जो चीज़ें इस तरीके का प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो अभी के समय पे इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। बिल्कुल, आज के टाइम तो अब स्कूल्स भी अवॉइड करने लगे हैं, स्कूल्स भी पेरेंट्स को बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स को अब एजुकेट होना चाहिए बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अभी ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लगेगा तो हम उसको चिप्स दे देते हैं, मैगी दे देते हैं और नूडल्स और व्हाटएवर इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं। बट मैम कितना सेफ है? वंस अ वीक अगर वो चॉकलेट खा रहा है, वंस अ डे खा रहा है तो देयर हैज़ टू बी सम लिमिट। तो कहाँ तक वो सेफ है आपके हिसाब से मैम? सो actually if you ask, so packet foods, sugary juices, these are not at all safe. Why? अगर आप कहें तो हमारा जो बच्चों में जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, so till 2 years of age हम कहते हैं कि no sugars and till 1 year of age we कहते हैं कि no salts and after 1 year of age तो हम जब आफ्टर 1 से 3 years हम कह दें तो मिनिमम हमें जो सॉल्ट इंटेक की ज़रूरत जो होती है वो सिर्फ 2 ग्राम की होती है। और अगर 3 साल से ऊपर के बच्चों, 3 से 4 साल 5 साल तक के बच्चों में हम शुगर के जो नॉर्मल जो कंटेंट उनको ज़रूरत होता है वो 3 ग्राम ही होती है। एंड जो अप टू टिल मतलब फ्रॉम दिस एज 4-5 years टिल 11 years तक में हमें शुगर के जो कंटेंट होना चाहिए वो होता है 5 ग्राम से। दैट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट। लेकिन इफ़ यू सी, अगर आप एक पैकेट ऑफ मैगी जब देखोगे तो उस एक पैकेट में ही 25 ग्राम तक का शुगर एंड सॉल्ट का कंटेंट होता है। एंड शुगर का भी अगर कहोगे तो शुगर का कंटेंट आपको 6 ग्राम से मतलब 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 25 ग्राम शुगर जो होती है आपका एक चॉकलेट में पूरा आ जाता है, जो आपको पूरे दिन भर में आपको 25 ग्राम सिर्फ लेना होता है। सो आप देखिए कि कितना रिक्वायरमेंट है और हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। मैम बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसी से आपने पैकेज जूस के बारे में मेंशन करा, वो तो जूस है मैम, दिस इज व्हाट द कंपनीज आर क्लेमिंग दैट दिस इज अ जूस, राइट? बट द मोमेंट यू रीड द पैकेट इट सेज 25% ऑफ शुगर, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए पेरेंट हमें क्या लेबल पढ़ना सीखना चाहिए, शुगर का कंटेंट क्या है। अगर आप शुगर की बात करें तो आज के टाइम पे फैंसी टर्म्स यूज हो रहे हैं, उस शुगर को डायरेक्टली ना लिख के हम फैंसी वर्ड में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज, फ्रुक्टोज इस तरीके के नाम से लिखा। एब्सोल्युटली मैम। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें वैसा भी करना चाहिए। मैम आप जो रोज अपने क्लिनिक में बच्चों को देखते हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग आते हैं उस पर्टिकुलर कॉमन बीमारी को लेके? सो हमारे पास जो डेली हम ओपीडी विजिट्स जो रहती है, मैक्सिमम नंबर जो बच्चे आते हैं इन एनी एज ग्रुप टिल अडोलसेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम विद मैम पेट में दर्द हो रहा है
एंड समटाइम्स ओनली दे कंप्लेन कि इसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर गैस बन रही है. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दे कम विद. बट ऑन हम जब डिटेल में जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे जो सिर्फ पेट में दर्द के दे कम्स. दिस इज द बट मोस्ट कॉमन थिंग्स दे कम विद कि पेट में दर्द हो रहा है. मैम, पेट में दर्द कब तक नॉर्मल है और कब कंसर्न हो जाता है? बिकॉज एज ए पेरेंट हमें लगता है ठीक है उसने कुछ खा लिया होगा तो आज ये नॉर्मल है, सही हो जाएगा. बट कब हमें वो अलार्म बजाना चाहिए कि अभी नहीं, अभी इट्स टाइम टू गो टू अ डॉक्टर? So this is what I always tell my parents कि जो बच्चे लेके आते हैं, whenever जो भी बच्चा आता है कि पेट में दर्द है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही करते हैं कि क्या ये दर्द इसको सोते हुए जगा देता है कि नहीं, नाइट अवेकनिंग होती है कि नहीं, क्या इस दर्द से ये कोलैप्सेंट होना पड़ता है इसको, ये है कि नहीं. दूसरा, क्या ये दर्द के 2 से 3 हफ्ते तक चल रहा है या फिर रेगुलरली कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है कि नहीं. सपोज अगर कहता है कि हाँ इसको रात को भी जगा देता है, दिस इज अलार्मिंग साइन. दिस इज व्हाट वी से कि रेड फ्लैग्स, कि रात को बच्चों को सो रहा है, आराम से सो गया, एंड देन पेट दर्द से अगर कोई जाग रहा है, देन वी हैव टू, इवन इफ इट इज़ द फर्स्ट टाइम, हमको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. एंड जो अगर बच्चा बार बार भी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है एंड यू इग्नोर एंड इट्स ओके, बट लेकिन दिस काइंड ऑफ पेट में दर्द जो उसको नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, कि वो खेल लेता था पहले, लेकिन अगर वो नहीं खेल पा रहा है, यू हैव टू टेक द चाइल्ड इवन इफ इट इज़ वंस और ट्वाइस. लेकिन हफ्ते में अगर हर हफ्ते आपको 2 से 3 दिन अगर आपको पेट में भी दर्द बता रहे हैं बच्चे, तो यू शुड. So this is an alarming situation. You should immediately visit a doctor. मैम, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं. 2-3 दिन में एक बार होना नॉर्मल है क्या? नो, 2-3 दिन में एक बार होना ये हम तभी नॉर्मल कहते हैं जब न्यूबॉर्न बच्चा होता है, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में रहता है. तो उन बच्चों में हम कह सकते हैं कि इवन इन ए वीक, एक हफ्ते तक भी अगर पॉटी नहीं करे तो दैट इज़ ओके. अगर बच्चा अगर दूध अच्छे से पी रहा है, अगर वेट गेन हो रहा है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, कि उसको हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते. लेकिन जो बच्चा बड़ा बच्चा है, जो नॉर्मल खाना खाता है हम लोगों की तरह, उन बच्चों में अगर वो एक दिन अगर मिस करता है तो इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. क्योंकि अगर वो 1-2 दिन में एक बार करता है, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टिपेशन. एंड कॉन्स्टिपेशन में का डेफिनेशन में हम जो कहता है, जो हमारे गाइडलाइन के हिसाब से, सिर्फ पॉटी हार्ड होना कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते हैं, या फिर सिर्फ पॉटी मिस करना उसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं कहते. जब छोटा बच्चा का पॉटी का कैलिबर साइज जो होता है, अगर वो बड़ा आता है, बड़ों बच्चों की तरह, बड़ों लोगों की तरह, देन ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर द चाइल्ड हैज़ अ कॉन्स्टिपेशन. और जो बच्चे का जो फ्लश करने पे फ्लश आउट नहीं हो पाता, एंड जिस बच्चे में वो एक दिन कर रहा है, एक दिन नहीं कर रहा है, और उसमें कुछ अगर पेशेंट को, पेरेंट्स को कुछ मेडिसिन देना पड़ रहा है, तो दोज आर कॉन्स्टिपेशन. तो मैम, क्या एज के हिसाब से कुछ फ्रिक्वेंसी हो सकती है? नो, यूजुअली जब बच्चा, हम 2 साल तक में हम एक्सपेक्ट करते, एक मतलब न्यूबॉर्न से 2 साल में हम एक्सपेक्ट करते कि वो कुछ खाया, फिर नहीं खाया, तो फिर एक दिन मिस किया, दैट इज़ ओके. बट लेकिन आफ्टर 2 years ऑफ एज, दिस आर द डेफिनेशन कि अगर एक हफ्ते में 1 से 2 दिन के बाद अगर पॉटी करता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन मानना चाहिए. या फिर उसका साइज़ जो बड़ा कैलिबर में पॉटी करता है, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टिपेशन. एंड अगर पॉटी हार्ड होता है, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टिपेशन. दिस आर द डेफिनेशन. नॉट, ये नंबर्स एज के हिसाब से नहीं चेंज होते. दिस आर द डेफिनेशन की कंसिस्टेंसी, फ्रिक्वेंसी एंड द साइज ऑफ द स्टूल, दिस मैटर्स. परफेक्ट. अब मैम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर पेरेंट के मन में होता है कि मेरा बच्चा खाता बहुत है लेकिन फिर भी दुबला रहता है, पता नहीं उसको कुछ उसके शरीर पे लगता नहीं है. तो क्या मैम ये भी किसी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, और दिस इज अ नॉर्मल थिंग? जब स्पेशली जब बच्चा जब ट्रांजिशन होती है, बच्चा जब वीनिंग डाइट से नॉर्मल डाइट पे आने लगता है, तो बहुत बार बच्चा क्या होता है कि नहीं खाता, बिकॉज दे आर गेटिंग टू नो कि ये टेस्ट क्या है, क्या नहीं है, और ये इसका क्या टेक्सचर कैसा है करके चेंज हो. तो उस समय में थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएशन एक्सपेक्टेड है. लेकिन बच्चा अगर खा रहा है और उस एज एंड वेट के हिसाब से, अगर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग. वी हैव टू सी कि वाई द चाइल्ड इज़ नॉट गेनिंग वेट और वाई द चाइल्ड इज़ नॉट गेनिंग हाइट. इसके लिए उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि इट्स नॉट नॉर्मल. ओके. तो बेसिकली अगर
अगर आपकी इस बात के सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो अगर वो बच्चा खा रहा है फिर भी नहीं लग रहा है, और जो जो WHO के मानक हैं उनके हिसाब से जो हाइट वेट चार्ट है नहीं follow उसके हिसाब पे अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, देन शायद हमें एक बार डॉक्टर से विजिट करके एक बार एग्जामिन करना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन। यस मैम, गट और ब्रेन का कनेक्शन की बात करते हैं, क्या सच में बच्चे का मूड के हिसाब से ही वो खाना खा रहा है, कुछ चीज़ें खाता है कुछ चीज़ नहीं खाता है, so उसके बीच उस पर बात अगर हम करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई साइंटिफिक कनेक्शन है? यस तो हम जैसे कि पुराना कहावत है कि जो आप कहते हो कि पेट से ही आपका जो दिल का कनेक्शन बनता है, तो इट्स ट्रू कि गट ब्रेन एक्सिस जो होता है इट्स अ रियली एग्जिस्टिंग थिंग, कि ये इट्स वेरी द थिंग्स विच नाउ डिस्कस अबाउट कि पीपल पहले नहीं मानते थे, इट इज़ अ रियल थिंग कि द गट ब्रेन एक्सिस, बिकॉज जो हमारा जो हैप्पी हॉर्मोन्स हम कहते हैं ना सेरोटोनिन, वो हमारा गट में ही रिलीज होती है, एंड इफ़ आवर गट इज़ हैप्पी, गट इज़ हेल्दी, देन वी आर हैप्पी, दिस इज़ व्हाट वी से। तो इसलिए हमारा गट अगर सही नहीं काम करता है तो योर ब्रेन ऑल्सो डजंट फंक्शन वेल। बिल्कुल मैम, इसमें जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो लोगों ने ये भी बोला कि बच्चों को भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या समहाउ रिलेटेड टू व्हाट दे आर ईटिंग? Yes, very definitely it is related, because this is what I said कि gut brain axis, कि अगर gut अगर is not healthy then your mood will also off, और आपका जो मैंने बताया कि जो हैप्पी हार्मोन जो सेरोटोनिन होता है, वो अगर आपका गट डिसबायोसिस मतलब गट का जो चीज़ें जो बैलेंस अगर नहीं रहती है तो इस हार्मोन का रिलीज में भी अफेक्ट करता है, तो बच्चा चिड़चिड़ा होना, खाना नहीं खाना या फिर मूड ऑफ होना, ये और लो फील करना, दैट इज एक्सपेक्टेड अगर आपका गट सही से काम नहीं कर रहा होता है तो। बिल्कुल मैम, स्क्रीन टाइम उसका गट हेल्थ से क्या रिलेशन है? बिकॉज लॉट ऑफ प्लेसेस आई हैव सीन कि लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चे को खाना खिलाने के लिए, राइट? बीइंग अ पेरेंट समटाइम्स ये अपने टाइम को बचाने के लिए, बिकॉज वो इरिटेट कर रहा है, उसको मोबाइल दे देते हैं। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि वो मोबाइल दे दो तो ज़्यादा खाना खा लेता है, अदरवाइज वो फोकस नहीं होता और वो खाना नहीं खाता है। सो ये कहाँ तक सही है? एक्चुअली इट इज़, आई विल से दिस इज़ अ मॉडर्न डेज प्रॉब्लम, कि जब से हमारा जो स्पेशली जो ये प्रॉब्लम्स आई है, दैट इज़ आफ्टर अ कोविड, इफ़ यू रिमेंबर 2020 के बाद, बिकॉज आफ्टर कोविड एवरीथिंग वाज लाइक कि होम स्कूलिंग और आपका ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस एंड दैट, एंड नॉट ओनली दैट, और जो पेरेंट्स जैसे जितना ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, और जब नैनी उसको केयर कर रहा है या ग्रैंड पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, तो बहुत बार वो बच्चों को नहीं संभाल पाते तो वो स्क्रीन देते, तो स्क्रीन एग्जैक्टली इज़ नॉट द डायरेक्ट कल्प्रिट कि वो गट को ख़राब कर रहा है या फिर मूड को ख़राब है, लेकिन स्क्रीन जो होता है, जो स्क्रीन टाइम आपने कहा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू ब्रॉट अप। स्क्रीन टाइम जो होता है ये आपका ब्रेन को मैनिपुलेट करता है, उसमें दे गोज इनटू ए मोड जिसमें उसका अलग एक दुनिया चल रही होती है, तो वो रियल चीज़ों पे दे आर नॉट एबल टू फोकस, एंड उसमें क्या रहता है कि इसलिए आपने सही बताया कि कुछ बच्चे की स्क्रीन दे दो तो वो बिल्कुल खाते रहते हैं, बिकॉज उसका खाने पे ध्यान नहीं होता, एंड उसको समझ में नहीं आता, रेगुलेट नहीं कर पाते कि अभी मैं फुल हो गया हूँ, so they do overeating as well. हाँ, एंड आप देखा होगा कि बहुत बड़े बच्चे टीवी देखते हुए खाना खाता है, एंड दे आर वेरी फैटी, दे आर ओबीज, बिकॉज एक तो उसका मोबिलिटी कम हो जाती है स्क्रीन से, और स्क्रीन इस काइंड ऑफ कि आप उसका एक अलग दुनिया बन जाती है, इसका फोकस जो डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रॉपर आपका फूड एंड रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करने में। अगर आप स्क्रीन का बात करें ना, तो द स्क्रीन टाइम, द मोर यू स्क्रीन टाइम हैज़, आपका चाइल्ड विल बी डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब कि उसका जो फूड से रिलेशन एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन से रिलेशन जो होते हैं ना, वो बिगड़ जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वाई आई एम स्ट्रेचिंग सो मच, क्योंकि ना अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं एंड पेरेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन करके आते हैं कि ये बच्चा हमको आंखों से आंखें मिला के नहीं देखता, और ये बच्चा बाकी बच्चे की तरह बातें नहीं करता, जो उसका not active, not able to gel with the people, not able to gel with the people, या फिर बहुत हाइपर एक्टिव है कि उसको समझ में नहीं आता है कि किसी को लगेगा, चोट लगेगा, या फिर कहीं से बहुत डिस्ट्रैक्टिव जो बिहेवियर टाइप का होता है,
ये हम मतलब इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स अभी का दिस इज़ अ न्यू एंडेमिक वी आर सेइंग कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कहते हैं ना, ये स्क्रीन टाइम से भी रिलेटेड है। तो ये अभी का जो रिसेंट स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने पे दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग a lot, and those with unhealthy weight and unhealthy food relation and unhealthy the human relation, ये चीज़ें हमने देखा गया है, हम लोग देखते हैं रोज। बिल्कुल मैम, इसी में थोड़ा सा मैं क्लियर ये करना चाहूँगा कि जो ओवर ईटिंग वाली आपने बात करी, पेरेंट्स को ये सेटिस्फेक्शन होता है कि बच्चे ने खाना खा लिया, बट कहीं ना कहीं वो ओवर ईटिंग जो है वो आपके बच्चे को हार्म कर रही है। यस राइट, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ क्या लिमिट है उसकी। तो कुछ डेली कैलोरी काउंट भी हो सकता है मैम, या कुछ इसके लिए भी चार्ट है? हाँ, ये एक्चुअली जो हम कहते हैं कि स्क्रीन वाला, वी ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि डू नॉट गिव स्क्रीन जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, बिकॉज वो कभी भी हेल्दी फूड हैबिट नहीं बना पाते हैं। क्योंकि उसको जब हम किसी बच्चे को एक प्लेट में खाना देते हैं, एक तो विजुअल होती है कि कितना आपने कलरफुल जो खाना दिया हुआ है, एंड देन फूड इंट्रैक्शंस होती है कि टेक्सचर देख के बच्चे जो खाते हैं, तो वो जो आपका जो है ना कि फूड को देख के आपका एक्टिव जो स्टिमुलेशन जो होना, जो हार्मोन को एक्टिवेट करना, एंड देन कलर को देख के जो होना, वो इंट्रैक्शंस वगैरह सारा जीरो हो जाता है अगर आप बच्चों को स्क्रीन के साथ देखते हो। तो वी ऑलवेज से पेरेंट्स कि आप स्क्रीन के साथ कभी बच्चे को खाना मत खिलाओ। भले बच्चा रोए, उसको बिठाओ, खाना को फील करने दो, उसको भले वो मैश करे। वी शुड मेक श्योर कि उसका प्लेट्स में डिफरेंट कलर्स ऑफ फूड रहे, ग्रीन येलो वाइट कलर, जैसे कि वाइट में राइस हो गया आपका, ग्रीन में वेजिटेबल्स हो गए, येलो में दाल हो गए। इस तरीके का आप यू नीड टू पुट ए प्लेट विद दिस कलरफुल फूड। सो इस तरीके से हर एज के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट्स इज देयर, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि क्या हमें फूड को देख के भी हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल? यस, that's really this is a scientifically proven thing कि if we see a food, you smell a food and the feel of the food, उसको करके भी आपका gut hormone release होते हैं, and it helps in digestion also, it help in absorptions also. So इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स को कि there should be zero screen whenever आप बच्चे को फीड करा रहे हो या फिर खिला रहे हो खाना। ओके मैम, बार बार लूज मोशन होना, डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर बोलते हैं कि ये वायरल है, बट कब तक वो वायरल है, कब तक उसके बाद वो एक कंसर्न बन सकता है? हाँ, सो बच्चों में लूज मोशन होना, ये जैसे कि वायरल में क्या रहता है कि आपका पेशेंट जो भी बच्चों को वायरल जो गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, ये हमारा 2 से 3 से 4 दिन तक, मैक्सिमम 5 डेज में सेटल हो जाता है। लेकिन अगर सेम बच्चा अगर आपके पास हर हफ्ते या फिर हर 2 हफ्ते के बाद अगर आपको कि लूज मोशंस हो रहा है, भले 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, देन इट इज़ अ कंसर्निंग। एंड दूसरा चीज़, अगर इस लूज मोशन की वजह से अगर बच्चे का वेट लॉस हो रहा है तो इट इज़ अ कंसर्निंग। एंड इस लूज मोशन के हिसाब से अगर बच्चा अगर नहीं खा पी रहा है और बच्चा एकदम सुस्त पड़ रहा है, देन इट इज़ अ कंसर्निंग। तो वायरल लूज मोशन यूजुअली आपको बच्चे को सीवियरली डिहाइड्रेट नहीं करते हैं। एंड वायरल लूज मोशन आपके बच्चे को 2-3 किलो वेट लूज़ कराना ये नहीं करते। अगर इस तरीके का कुछ भी होता है कि बच्चा सुस्त पड़ रहा है और अपना वो खाना नहीं खा पा रहा है और उसको लूज मोशन भी चल रहा है, तो इवन इफ इट इज़ ऑफ 2 डेज, हमको उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके आना चाहिए। ओके, अब मैम बात करते हैं इंस्टेंट नूडल्स की। यस। तो एक पैकेट में क्या होता है जो बच्चे के गट और लीवर को खराब करता है मैम? सो आपने नूडल्स के बारे में बहुत बीच में चला था कि उसमें अजिनामोटो वगैरह होता है, दोज आर अनहेल्दी चीज, उसके स्पेशली मसाला वगैरह में, दैट अफेक्ट्स अ बोन्स, दैट्स ट्रू, इट्स प्रूवन ऑल्सो, बट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। एंड दूसरा चीज़ जो नूडल्स में जो हमें रेड फ्लैग्स जो है, तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ऑफ द उसमें बताया था कि सॉल्ट कंटेंट एंड द शुगर कंटेंट्स, दोज थिंग्स आर वेरी हाई। तो आप एक पैकेट का नूडल्स में हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट्स रहता है 5 ग्राम ए डे पर, लेकिन उसमें कम से कम 10 ग्राम से 12 ग्राम तक का सॉल्ट उसी एक पैकेट। किस एज ब्रैकेट को आपके बारे में आप बात कर रहे हो? 5 ग्राम इज डेली, जो हमारा जो 5 ग्राम जो है, जो 5 ईयर्स से अबव टिल 11 ईयर्स ऑफ एज, टिल आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ एज इट शुड बी equal to or less than 5 ग्राम ऑफ डे, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट ए डे होना चाहिए, इवन इन द अडल्ट्स ऑल्सो।
तो ये है कि वो बट एक पैकेट अगर आप नूडल्स खा लिए तो आप पूरा दिन भर का आप सॉल्ट इनटेक को आपने कंप्लीट कर चुके हो, इसके बाद यू कांट हैव ए सॉल्ट, बट दैट इज़ नॉट ए थिंग। तो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जा रहे हैं हमारे बॉडी में एंड एक्स्ट्रा शुगर ऑल्सो इज गोइंग। राइट मैम, फैटी लीवर एट द एज ऑफ 8 और अर्ली एज यू सेड, एनी रियल केस स्टडी यू वांटेड टू शेयर जो आपके जिसको आपने ट्रीट किया हो, जो आपके पास आया हो? हाँ, सो अभी जो पहले हमारा जब 20 years बैक इफ वी से कि वी वर डीलिंग विद माल न्यूट्रिशन, मतलब अंडर वेट एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है, लेकिन अभी का जो जनरेशन का न्यू एंडेमिक अगेन आई विल से कि जो कह रहे हैं, तो दैट इज़ ए माल न्यूट्रिशन। ऑलवेज नॉट से कि वेट कम होना, माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो एन ओबेसिटी एंड ओवरवेट, ठीक है। तो हमारा पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट हमारा 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स व्हिच कम्स इन आवर ओपीडी, दे आर ओवरवेट बट अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा जा रही है लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एन हेल्दी न्यूट्रिशन, सो दे आर ओवर कैलोरीड बट अंडर नरिश्ड चाइल्ड। ओके ओके मैम, आपकी ट्रेनिंग हुई है लीवर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर जी, तो उसके बारे में अगर कभी किसी बच्चे का ऐसा होता है तो उसके बाद उसका जीवन कैसा होता है? क्या इफ ही कैन ऑल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ, और क्या उसमें कुछ एज लिमिट होती है? अगर उस पर आप थोड़ा बता सके तो। यस, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हमारा हॉस्पिटल में जो इंडिया का जो पहला सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट जो हुआ है उस हमारे हॉस्पिटल में, वो जो बच्चा है उसका ट्रांसप्लांट हुआ है 1 साल 2-3 महीने का जब एज था, उस एज पे ट्रांसप्लांट हुआ है। एंड उसको था बिलियरी एट्रीजिया करके एक जो डिजीज जो न्यूबॉर्न से होता है, जिसमें बच्चों को शुरुआत से जॉन्डिस होती है और उसको आगे चल के ओवर ए मंथ्स उसका पूरा लीवर डिकम्पनसेट हो जाते हैं, पूरा ख़राब हो जाती है। तो उसमें बच्चा का लाइफ सेविंग जो होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। जो ये हमारा जो पहला जो सक्सेसफुल इंडिया का पहला जो सक्सेसफुल केस है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट लगभग 1.5 साल, मतलब 1 year and 3-4-5 months में जो हुआ था। ही इज़ नाउ ए डॉक्टर इटसेल्फ। ओह वाओ। हाँ, एंड ही इज़ अराउंड 27 years of age, एंड उसका शादी भी हो गया है लास्ट 2 years बैक, एंड ही हैड ए बेबी ऑल्सो, एंड ही इज हिमसेल्फ इज ऑल्सो ए डॉक्टर। सो दिस इज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ऑल द पेशेंट हु अंडरवेंट्स लिवर ट्रांसप्लांट इवन एट द यंग एज, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इट्स वेरी गुड इफ़ यू डू इन ए राइट टाइम, एंड वो बिल्कुल बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट हो सकता है, एंड हैव ए मेक ए फैमिली ऑल्सो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बस उनको एक मेडिसिन खाना होता है जो हमारा लीवर को, जो लीवर, क्योंकि जो आपका बॉडी में जो नया लीवर आता है वो दूसरा का लिवर होता है, उसको कंटेन करके रखने के लिए इम्यूनो सप्रेशन तो मेडिसिन मैम खाना बच्चों पड़ता को जब जो होता है तो डोनर एडल्ट ही होते हैं कि फिर बच्चे ही होते हैं? नहीं, लिवर इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन, हम कह सकते हैं कि इसके पास एक स्पेशलिटी है कि अगर आपका लिवर का, आपका बॉडी से आपका 2/3% ऑफ लिवर भी हटा देना, तो जो आपका 1/3 जो बॉडी में जो लिवर बचा हुआ है उसके पास इतना पावर है कि इट कैन रीग्रो टू योर ओरिजिनल ओवर ए ईयर के अंदर में आपको वापस से रीग्रोथ हो जाता है। तो हमारा जब व्हेन इट कम्स टू अवर पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट, जब बच्चों वाला केस में हम लोग यूजुअली ब्लड रिलेटेड, इंडियन जो लॉ के हिसाब से ब्लड रिलेटेड डोनर होना पड़ता है, जैसे कि मदर फादर हो गया, इवन 18 ईयर्स से जो अबव सिबलिंग्स हो गया, 65 ईयर्स से जो नीचे जो हेल्दी ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी डोनेट कर सकता है। एंड बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जिसमें जैसे कि एक इंसिडेंट था हमारा कि एक बच्चे को कुछ लड़ाई पे फादर को किसी ने गोली मारने की करी एंड देन उसके बच्चे को लग गया, एंड देन बट पेरेंट्स वेर सो इतना ग्रीविंग सिचुएशन से जाते हुए भी उन्होंने बच्चे का लिवर डोनेट किया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पूरा बच्चे का लिवर किसी बच्चे को भी मिल जाता है। दैट इज अ रेयर केस। इट्स अ रेयर केस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स या रिलेटिव डोनेट द लिवर, पार्ट ऑफ द लिवर, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द। मैम अभी अगर आपने देखा हो तो ORS के ऊपर क्विकली बात करते हैं। जिस इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जिसमें ORS लिखना या उससे रिलेटेड चीज़ें बोली हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बिकॉज जो WHO के मानक है उससे 25% एक्स्ट्रा शुगर निकली है विच इज़ मोर हार्मफुल फॉर आवर किड्स। तो उस पर आपका क्या टेक है मैम? सो
ये कंट्रोवर्शियल टॉक है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि द WHO जो पैकेट ORS होती है, दोज आर द हेल्दीएस्ट वन. जो टेट्रा पैक में आते हैं, बहुत बार आपका ना जो नॉर्मल आपका ORS के नेम पे बहुत सारा जो शुगरी जूसेस को दे promote and they sell also. So I would suggest the parents to don't go for or don't use the Tetra Pak, and better you use the normal WHO का one packet. You can mix it in 1 liter of water और उसको आप 24 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो. बिल्कुल मैम. तो जो एक चीज़ मुझे समझ में आई अभी आपके डिस्कशन से कि हमें लेबल पढ़ना ज़रूर आना चाहिए. True. क्योंकि हमें एक मल्टीनेशनल कंपनीज जिस हिसाब से फूल बना रही हैं इंडियन पेरेंट्स को, सेम चीज़ को मैम पाम ऑयल अदर कंट्रीज में, यूरोप में बैन है, US में बैन है, बट इंडिया में बिल्कुल खुल के बिक रहा है. Yes, कई चीज़ें, अगर हम फ्लेवर्ड चिप्स की बात कर रहे हैं, सो आप अगर यूरोप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कलर के बारे में लिखना पड़ेगा दैट यू आर यूजिंग, बट इन इंडिया वी आर नॉट, देयर इज नो गाइडलाइन कि हम वहाँ पे कलर्ड चिप्स के बारे में लिखें. तो एज ए पेरेंट्स हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें उस लेबल को एटलीस्ट पढ़ना आना चाहिए. Yes, that's true. अब हम बात करते हैं मैम सीरियल्स की. ये बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करके मार्केट किए जाते हैं, वो कितने सेफ है मैम? सो अगेन आई विल से कि जो आपका शॉर्टकट्स रहता है ना, कभी भी अच्छा नहीं होता है. एंड सीरियल्स अगेन आई विल से, आपने जो कहा कि लेबल पढ़ना चाहिए, तो मैं पेरेंट्स को ऑलवेज से कि दे राइट द जो मार्केटिंग कंपनीज दे राइट कि रागी सीरियल्स एंड दिस सीरियल दैट सीरियल करके जो भी लिखता है, दे जस्ट मेंशन द गुड थिंग कि रागी इज़ गुड, बट अंदर जो क्या रहते हैं कि बहुत सारा उसमें शुगर्स रहते हैं, जो अगेन आप मैंने गाइडलाइन के हिसाब से जो बताया कि जो डेली रिक्वायरमेंट का पूरा दिन भर का वो उसमें शुगर आ जाती है, और जो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है. एंड ओवर ए टाइम दिस कोज ए प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड की ओबेसिटी होना, शुगर की प्रॉब्लम्स आना. सो आई विल ऑलवेज टेल ए पेरेंट्स कि आप पैकेट चीज़ें ना दें, एंड ऑलवेज ट्राई टू रीड ए लेबल्स. Once a while is okay, but don't Not make it always. a habit of daily breakfast. बिल्कुल. फैटी लीवर मैम, पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनके बच्चे को फैटी लीवर है? क्या साइंस और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके बाद वो स्पेशलिस्ट के पास जाएं? सो अब जो हमारा स्टडी, जो हमारा जो पब्लिश स्टडी के हिसाब से ना, इंडिया में हमारा 41% ऑफ द जो चाइल्ड है अभी के रिसेंट उस पे सिनेरियोज में, अभी के 41% ऑफ द चाइल्ड जो है दे आर ओबीस, जो बहुत मोटा रहता है. एंड आउट ऑफ दैट ऑल्सो 14% चिल्ड्रंस आर हैविंग दिस फैटी लिवर इश्यूज रिलेटेड डिजीजेस. सो दो पेरेंट्स को हमें जो वी ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि जब भी बच्चों में रिसेंट सडन वेट गेन का हिसाब रहता है कि अपना जो WHO गाइडलाइन के हिसाब से वेट एंड हाइट उसका अगर ओबेसिटी में फॉल हो रहा है, देन वी शुड स्क्रीन द चाइल्ड फॉर फैटी लिवर. एंड बहुत बार बच्चों में आपको पता नहीं चलता है कि बच्चा हेल्दी, मोटा, प्यारा रहता है, जो सबको पसंद आता है, लेकिन मोटा, प्यारा, हेल्दी बच्चा सिर्फ न्यूबॉर्न्स या फिर जो 1 till 1 year ऑफ एज वी वुड से. इसके बाद आपको WHO गाइडलाइन के हिसाब से जो वेट एंड हाइट के हिसाब से आपको चलना चाहिए. वो मोटा जो हमेशा अच्छा नहीं होता है. एंड बहुत बार बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कम से कम बहुत बार वेग कंप्लेन के साथ कि पेट में दर्द हो रहा है, और बहुत बार अलग चीज़ों के लिए जब स्क्रीन करते हैं ना, तब पता चलता है कि अच्छा इसका तो फैटी लीवर भी है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता नहीं कि वो मोटा क्यों से बच्चा मेरे भी कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको लगता है कि हेल्दी है मेरा बच्चा. तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि इट्स नॉट एन हेल्दी थिंग. तो अभी अगर रूटीन स्क्रीनिंग में भी अभी कभी आ गया तो दैट ऑल्सो वी शुड स्क्रीन हिम प्रॉपर्ली कि किस वजह से हो रहा है, एंड ऑब्वियसली द डाइट्स एंड एवरीथिंग कम्स इन दैट. बिल्कुल मैम, आप सेलिक डिजीज की बात करते हैं. बहुत कॉमन है. क्या डायग्नोज होता है मैम? सो सीलियाक डिजीज़ जो हम कहते हैं, जो एक्चुअली हम बहुत बार हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसको डिजीज़ ना कह के सिर्फ सीलियाक करके कहना चाहिए. जब हम पेरेंट्स को डिजीज़ कहते हैं तो दे गेट वरीड. हाँ, तो सीलियाक जो होता है उसमें ना गेहूं से एलर्जी होती है. तो जिस तरह लोगों को पीनट्स एंड चीज़ों से एलर्जी होता है, तो सीलियाक भी उस तरीके का है कि गेहूं से एलर्जी होती है. तो गेहूं से एलर्जी होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो फूड जो लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, इसको जो एलर्जन, जो गेहूं का उसमें एक एलर्जन रहता है, तो वो डैमेज करती है. तो उस वजह से क्या रहता है कि बहुत बार बच्चा क्या होता है कि अच्छा से खाता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता, अच्छा से खाता है लेकिन उसको खून की कमी होती है, और या फिर उसको पेट की दिक्कत, जैसे कि
बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर 3-4 दिन तक पॉटी नहीं करना, या फिर कभी कभी बार बार लूज मोशन होना, इस तरीके का सिम्टम्स आप ये देख किस एज सकते हैं। में हो सकता है मैम? ये हमारा जब से, जैसे कि हम कहते हैं कि अबव 2 years ऑफ एज यूजुअली, क्योंकि अबव 2 years ऑफ एज उनका गेहूं का इंटेक यूजुअली होने लगता है, तो टिल 2 years ऑफ एज पेरेंट्स का मिल्क में रहता है, इस तरीके के फूड में प्रॉपर हार्ड रोटी सब इस पे नहीं आता। तो आफ्टर 2 years ऑफ एज इट्स वेरी दिस काइंड ऑफ सिम्टम अगर आप अपने बच्चों में देखते हो कि वेट गेन नहीं हो रहा है इवन आफ्टर ईटिंग, या फिर उसका भाई जो ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है एंड वो उसके बराबर का हो गया एंड हाइट गेन नहीं हो रहा है, दिस आर अलार्मिंग थिंग्स कि आपको सीलिएक डिजीज के लिए स्क्रीन कराना चाहिए। तो इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिससे हम जी, पकड़ सकते हैं? जी, इसका एंड दिस इज blood में क्योरेबल ही- मैम? इसको हम क्यूरेबल नहीं है, दिस इज द डिजीज विच कैन बी कंट्रोलेबल विद Okay. ओनली विद द डाइट। सो हम पेरेंट्स को हमेशा ये समझाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ एग से एलर्जी है या फिर नट से एलर्जी है तो हम बोलते हैं कि नहीं खाना। तो इसी तरीके से ये डिजीज इज एलर्जिक टू ए वीट, तो हम लोग वीट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें के लिए मना करते हैं, देन इट इज़ कंट्रोल, यू कैन हैव ए नॉर्मल लाइफ एंड यू कैन हैव ए। मैम ये टेस्ट कितना सिंपल है, कब करवाना चाहिए, क्या कॉस्ट आती है, अगर इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम आइडिया? Cost, तो it depends on lab to lab that, but it is not very costly test and it's very simple test कि आप just एक blood के screening से ही आपको पता Okay. चल जाती है कि इसको celiac disease है करके। एंड Okay. टू कंफर्म मैनी टाइम्स हमको एंडोस्कोपी करनी पड़ती है कि जो उसका कितना डैमेज है लाइनिंग, क्योंकि यू कैन मेक लाइफ टाइम चेंजेस इन ए डाइट बिफोर कंफर्मिंग कि ये प्रॉपर हाँ ये सीलिएक डिजीज़ है कि नहीं है। तो ऐसा ना हो कि कुछ और भी साथ में हो और आप सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करके आप उसका ज़िंदगी भर के लिए वीट बंद कर दें। सो ब्लड टेस्ट इज़ ए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कंफर्मेटरी यूजुअली हम लोग एंडोस्कोपी एंड ब्लड टेस्ट के हिसाब से हम पेरेंट्स को बताते हैं कि ये डिजीज़ है, हमें ये गेहूँ बंद करना पड़ता है। कल सुबह अगर एक इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या चेंज करें, वो एक चीज़ क्या हो सकती है? अगर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चेंज करें, आपकी एडवाइस क्या होगी? सो आई वुड से कि अगर एक चीज़ अगर उठते से एक चीज़ चेंज करें तो यू डोंट गिव ए पैकेट फूड। एक पैकेट फूड को एक हेल्दी जो रियल फूड से आप रिप्लेस करें एंड गिव जो आपका मतलब द प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। ऑल द पैकेट जूसेस को आप हटाएं अपने बच्चों के रूटीन, जो आपका सीरियल्स हो गया और रूटीन ब्रेकफास्ट जो आप इस तरीके से जो देते हो वो ना दे एंड यू गिव ए हेल्दी प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी प्रॉपर फूड। पानी की बात करते हैं मैम, बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं कई, उनके लिए क्या ऐसा कोई सिस्टम है या क्या कोई ऐसा WHO या किसी की ऐसी गाइडलाइंस कितना हमें देना चाहिए, पेरेंट्स कैसे रिमाइंड करें और नहीं कम पीने से क्या हो सकता है? हाँ, सो पानी जो बहुत बार जब अगेन कि जब बहुत यंग होता है बच्चा तो दे आर नॉट एबल टू ड्रिंक ऑल्सो, और उन लोग दूध पीता है तो पानी नहीं पीता, इस तरीके होता है। लेकिन यूजुअली आफ्टर 2 years ऑफ एज हम ऐसे कहते हैं कि रफली द रफ आइडिया जस्ट टू गिव इन पेरेंट्स कि हाँ कि अगर बच्चा 4 साल का है तो कम से कम 4 ग्लास ऑफ वाटर पिलाना चाहिए। 6 साल का है तो कम से कम इसको 6 ग्लास ऑफ वाटर पिलाओ, क्योंकि 1 ग्लास वाटर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 200 to 250 ml of water. So that's very good formula. The rough formula. I always tell my patient कि 8 साल का ना बेटा तो आपको 8 glasses of water पीना चाहिए, इस तरीके से। बिल्कुल। सो अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा जिस भी कैटेगरी में जिस भी एज ग्रुप का है आपको उतने ग्लास पानी उसे पिलाना चाहिए। सो दिस इज अ फॉर्मूला गिवन बाय मैम। मैम अब बात हम करते हैं दही की, राइट? क्या दही रियली गट के लिए अच्छा होता है बच्चों की या एक मार्केटिंग गिमिक है मैम? इफ़ यू से कि दही जो प्रॉपर दही जो आप बनाते हो ना, दैट इज़ रियली हाँ इट इज़ अ गुड फॉर गट हेल्थ, बिकॉज उसमें बहुत सारा प्रोबायोटिक्स होती है जो गट का हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्प करता है ग्रो करने में एंड टू सिस्टम को वो करने में। लेकिन जो आप जो कहोगे कि द पैकेट वन विच में बहुत सारा शुगर्स रहती है, अगेन किस मीठी जो दहियाँ जो बेचते हैं, दोज आर नॉट हेल्दी बिकॉज the homemade thing is different from the marketing because they use preservatives. So this is good. I mean, dahi you can have. Thing you can have. Ma'am, we as a parents हमें ये पता है कि बच्चों के लिए हमें पेडिट्रिशियन के पास जाना है, बट उससे आगे कब जाना चाहिए, कब हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब हमें पेडिट्रिशियन के पास से आगे बढ़ना चाहिए? सो वो उस पर अगर आप कुछ बताएं। सो यूजुअली हम तो पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपना जो भी रेगुलर पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो
कुछ भी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि डायरिया हो गया, लेकिन अगर वो डायरिया आपके वो डायरिया जो नॉर्मल जो डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस जो देते हैं, दे कैन ऑल्सो मैनेज डायरिया, दे कैन ऑल्सो मैनेज कॉन्स्टिपेशन, लेकिन जो चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रहा है इवन आफ्टर ट्रीटिंग, देन आई थिंक यू शुड सीक फॉर ए सुपर स्पेशलिटीज़। आजकल सिर्फ गट का नहीं है, किडनी का अलग डॉक्टर्स आते हैं, न्यूरो का अलग डॉक्टर्स आता है, तो उस रिलेटेड अगर कोई भी है तो बच्चों में भी अलग अलग स्पेशलिटी हैं आप उनके पास? उनके पास आपको मेनली द प्राइम जो उनका जो पीडियाट्रिशियंस होता है, एक्चुअली उनका जॉब है कि उनको डायरेक्ट करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को बहुत बार नहीं पता होता है कि इस तरीके का सुपर स्पेशलिटी हमारे फील्ड में भी है करके। मैम इंडोस्कोपी बच्चों में भी होती है, पेरेंट्स जैसे ही कोई रिकमेंड करता है बच्चे पेरेंट्स डर जाते हैं, कितना सेफ है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? ओके, तो एंडोस्कोपी के बारे में कहेंगे तो डेफिनेटली कि जब हम एंडोस्कोपी करना चाहिए, जब कभी भी किसी पेरेंट्स को कहते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो डर जाते हैं कि कहते कि इज इट सेफ करके। तो अगर इन्हें सेटअप वहाँ जहाँ पे आपका जहाँ सेडेशन, हम लोग जो बच्चों में क्या होता है कि अडल्ट और बच्चों में डिफरेंस क्या रहते हैं कि एक तो हो गया आपका किस तरीके की मशीन यूज़ कर रहे हो, बच्चों में छोटी मशीन लगती है, एंड क्या होता है कि बड़ों में क्या होता है कि आपको सुलाता नहीं है, आपको कुछ मेडिकेशन नहीं देते, आपको लिटाते हैं और आपको जागे जागे आपका एंडोस्कोपी करते हैं। इट्स वेरी ट्रॉमेटिक। जो हम लोग इसमें जब हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आते हैं, हम ऑलवेज से क्राइम टू डू एनी एंडोस्कोपी विदाउट मेकिंग चाइल्ड स्लीप। सो हम लोग क्या करते हैं, इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर। हम पेशेंट में एक कैनुला डालते हैं, एक सोने की मेडिसिन दे देते हैं, और बाय द टाइम हम उसको एंडोस्कोपी करके निकलते हैं ना, बच्चा उठता है तो उनको इवन पता भी नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या था। जस्ट इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। एंड आप अगर कहोगे कि एंडोस्कोपी किस किस बच्चों में ज़रूरत पड़ती है, एक तो हो गया जिसमें बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है और उसको बार बार गट की सिम्टम्स आ रही है, कि बार बार उसको पेन एब्डोमेन्स हो रही है, या रेगुलर कंटिन्यूस बार बार वोमिटिंग हो रही है, उस बच्चों में बहुत बार हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एंडोस्कोपी करके देखना। उसमें इट्स ए इंडिकेशन। So it's completely safe. Yes, it is a completely safe procedure. Right. मैम एक और क्वेश्चन मैं आपको बहुत पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं, हम इंडिया में हैं मैम, हमारे यहाँ पे बहुत से देसी नुस्खे होते हैं जो हमारी माँ दादी से हमें मिले हैं, राइट? तो ऐसा कौन सा ऐसी चीज़ है जिसे आप रेकमेंड नहीं करते या आप उसको बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए? ऐसे अगर आप कहें ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए न्यूबॉर्न थिंग। जैसे कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो मैंने जो अपना जो स्पेशलिटी पीडियाट्रिक की करी है वो मैंने मध्य प्रदेश से किया हुआ है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। सो आप उसमें ना बहुत तरीके के पेशेंट्स देखते हो कि बिल्कुल गरीब और बहुत अमीर वाला तो नहीं, लेकिन मिडिल क्लास, हर क्लास आपने देखा हुआ है। हाँ, गरीब से मतलब अप टू मिडिल क्लास में जितना भी क्लासेस है सारा। सो उसमें ना फ्यू थिंग्स, जैसे कि ना क्या करते कि वो बच्चा पैदा हो जाता है और मदर को खाना नहीं खिलाती है। हाँ, कि कहते कि एंड बहुत बार ऐसे हुआ कि वो रो रही होती है मदर, हम लोग राउंड्स पे जाते हैं एंड देन देखिए कहते हैं कि वो सब दादी वगैरह सब बैठ के उसके सामने खाना खा रहा था, उसको खाना नहीं देते कि बच्चों का उसके लिए या फिर क्लिनजिंग के लिए, इस तरीके से बिलीव करते। तो दोज आर अनहेल्दी। एंड व्हेन कम्स ऑन चाइल्ड, बच्चों को सेहत देना, that is wrong, that is not something. This was the newborn. न्यूबॉर्न्स के लिए जो पैदा होते से शहद पिलाना या पैदा होते से कुछ मुंह पे डाल देना, that is unhealthy. और बहुत बार ये करते कि जो आपका नेवल में कुछ लगाना पैदा होने के बाद कि वो जल्दी सूख के गिर जाए, वो सब those are wrong practice we should not follow. and these are newborns का मैं आपको बता रही हूँ। सरसों के तेल से मालिश करेगा तो बाल ज़्यादा आएगा या फिर गोरा हो जाएगा, ये those are wrong thing, those you should not follow blindly. even हम लोग कहते हैं, इनफैक्ट भी कहते हैं कि मालिश करना है तो you do with a coconut oil, very mild है, and olive oil वगैरह mild। कोकोनट ऑयल everybody can afford, पर सरसों का तेल क्या है, थोड़ा उसमें स्टिंजी वो रहता है कि इट बर्न्स द न्यूबॉर्न्स का स्किन को, तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। सरसों के तेल की जगह हमें कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए, बट दैट प्रैक्टिस इज गुड। ओके मैम, काजल की बात करते हैं। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीडियाट्रिशियन सेज दैट नहीं लगाना चाहिए, तो आपका उस पे क्या टेक है? सो आई वुड से कि this is something, it's funny. I come from a like notice background, तो हम लोगों में आंखें छोटी होती है, this and that, and
आई हैड तो आपके यहाँ पे भी ये होता है? ये यूजुअली हमने देखा हुआ है कि ये ज़रा नॉर्थ इंडियन Okay. कल्चर्स है कि उसमें आंखों में काजल लगाओगे तो आंखें बड़ी हो जाएगी. हाँ, that is what the culture says. बिल्कुल. And someone even told me कि आपने अपने बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाया है ना, तो इसलिए इसकी आंखें बड़ी नहीं हुई. So this is totally wrong. Actually it's a harm also. बहुत बार क्या रहता है कि आंखों पे काजल लगा देते हैं, हमारे आईज के इस यहाँ पे हमारा जो रहता है आई का टीयर्स को ड्रेन करने के लिए जो नोज से कनेक्टेड होती है, हम लोग नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं, तो ये ब्लॉक होने का चांसेस होती है क्योंकि वो पार्टिकल्स जो आई न्यूबॉर्न के आइज़ में जो रह जाता है ये ब्लॉक होने की चांसेस होती है और इससे इन्फेक्शन होने की बढ़ने की चांसेस होते हैं. तो हम द फंडा वी सेज कि न्यूबॉर्न्स में नथिंग ऑन द फेस, आईज, फेस कुछ नहीं लगाना है. नॉर्मल वाटर से क्लीन करो. नॉर्मल इवन क्रीम के लिए भी हम मना करती हैं, कुछ मत लगाओ, इसे नॉर्मल वाटर से आप क्लीन करो, बच्चों को अच्छे से रखो. अगर तेल लगाना आप तेल लगाओ. दिस इज अ हेल्दी थिंग. बेसिकली दिस इज द साइंटिफिक रीजन कि आपको काजल लगाना क्यों नहीं चाहिए, कि जो ये वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो जा सकता है. नेज़ोलैक्रिमल डक्ट. बिल्कुल मैम, दैट्स द टेक्निकल टर्म. मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि कई बार ऐसा होता है बच्चे का पेट फूल रहा है, तो उस पे हींग लगा दी जाती है. हींग, इफ यू अंडरस्टैंड मैम, राइट, एसोफेटिडाइड, आई गेस. सो वो लगा जाता है एंड देन चाइल्ड गेट्स रिलीफ. सो उस पे आपका क्या बोलना है? हाँ, there is medical the effects also from this हींग से, that's true. बट लेकिन हम वही सजेस्ट करेंगे कि जब यंग है एंड रो है उसका अम्बिलिकस, तो उसमें कुछ नहीं लगाना चाहिए. बट व्हेन दे बच्चा का बड़ा है देन यू कैन अप्लाई अगर उसको रिलीफ हो रहे है तो. लेकिन इट्स नॉट 100% साइंटिफिकली प्रूव कि हींग से आपका बच्चे का पेट जो फूल रहा है तो उसको आराम ही होगा करके, ऐसे नहीं है. पर लेकिन many times हम उनको कहते हैं कि so this is what I have seen and I've experienced that my kid gets relief. So yeah, beliefs को हम कभी भी वो नहीं करते कि अगर that belief doesn't harm anybody, then we say it's okay, you can do that. And अगर होती है तो it's good. It's not 100% scientifically proven. इंस्टेंट नूडल वीक में एक बार या एक से ज्यादा मैम? एक्चुअली तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वीक में नहीं, महीने में 1.5 महीने में एक बार, दैट इज ओके. बट नॉट वंस इन अ मंथ, नॉट इन अ वीक. बिल्कुल मैम. डार्क चॉकलेट वर्सेस मिल्क चॉकलेट? both chocolates are not very healthy, but like if you come for dark and milk, the dark chocolate is better, but not daily. I don't think so. बच्चों को पसंद आने वाली है. पसंद आने वाली नहीं है. Right. And not daily. मैम, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स या दही? Dahi is the best. Dahi is the best. Whole fruit or packaged juices? Definitely the whole fruits. Perfect मैम. मैम, वो एक चीज जो आप अपने खुद के बच्चे को कभी नहीं देंगे? Not एक चीज, I'll not give 2 cheese. The packet juice I'll never give to my kids, and the packet just this kurkure chips and namkeen na, that I will never give. फैटी लिवर बच्चों में रिवर्स हो सकता है या नहीं? Yes, it can be reverse अगर आप उसको टाइमली हम डायग्नोज करें एंड टाइमली इंटरवेंशन. मोस्ट ऑफ द फैटी लिवर्स गेट 100% रिवर्स इन स्पेशली इन चाइल्ड, जब हम जस्ट विद द सिंपल सोल्यूशन की डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड एक्सरसाइज. मैम, मोस्ट ओवररेटेड फूड जो आपको लगता है वो हेल्दी है या नहीं? Overrated I would say कि cereals, the packet cereals जो every household में breakfast के लिए use करते हैं, that is most overrated. मैम, आपने ये स्पेशलिटी क्यों चुनी? You are a pediatrician and then you go for the super specialty. हाँ, pediatric, till you do pediatric, it is very big, vast specialty. And why I choose this gastro, especially the gastro and the liver, is because ना मैंने हमारा सेंटर्स में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते तब हमारे पास स्पेशलिटी जो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ है, न्यूरो से आते हैं, नेफ्रो से आते हैं, गैस्ट्रो से आते हैं. तो उसमें हमने ना ऐसे देखा हुआ कि इतना जो जिस बच्चों में हमने जॉन्डिस की वजह से जो लिवर फेल हो रहा है उनको मतलब हमने देखा हुआ है कि जस्ट विद द लिवर ट्रांसप्लांट और जस्ट विद इनिशियल इंटरवेंशन से बच्चों की जान बचते हुए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ़ आई सी ना कि 90% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं हमारे पास ना, उनको कुछ ना कुछ गट रिलेटेड इश्यूज होती है. सो दैट इज़ वाई आई हैव
मतलब I had got an special interest in this gastro and I've chosen this super specialty. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या आपके जो भी विचार थे उन पे आपको क्लैरिटी और शायद आ जाएगी। आप लोग हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके कमेंट्स मैम के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके बच्चे को भी कोई इशू है तो आप बिल्कुल आप हमारे साथ वो डिटेल शेयर कर सकते हैं। मैम विल हेल्प यू ऑल द वे शी कैन।